अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर प्रिपरेशन ऑफ JEST एंड PST विच टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय IBS अकर। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और जिस तरह के कमेंट देखने को मिल रहे हैं तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे, क्योंकि नाज़रीन मैं ये चीज़ें बिल्कुल बेसिक्स लेवल से लेके चल रहा हूँ जो कि ना सिर्फ आपको आने वाले इस JEST वाले और PST वाले टेस्ट में फ़ायदा देंगे, बल्कि एक मरतबा जब आपने ये सीरीज़ अच्छे से देख ली तो किसी भी एग्ज़ाम में चले जाएंगे तो इंशाल्लाह मैथमेटिक्स आपके लिए प्रॉब्लम नहीं करेगी। और आज हम जो करने जा रहे हैं, सेट जो हमने पढ़ा था उसकी एक्सरसाइज पे हम जा रहे हैं। हमने पिछले 2 लेक्चर में सेट को समझा था, सेट की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, और उसके बाद उसकी टाइप्स को देखा था। आज हम उसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे ताकि हमारे जहनों में जितने भी क्वेश्चन उठ रहे थे या जो भी कन्फ्यूजन थ्योरेटिकल रहती है वो जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो उससे ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन आते हैं आज के लेक्चर की तरफ। उससे पहले मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करना चाहूँ जो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं, अगर आप मेरी फ़र्स्ट टाइम ये वीडियोस देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको बज़रिया नोटिफिकेशन इत्तला मिल जाए। नाज़रीन, एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 करेंगे जो कि आपकी बुक में दी गई है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अगर जो लोग बुक नहीं पढ़ सकते तो मैं उनके लिए सारा जो चैप्टर का क्रक्स है वो निकाल के रखूँगा ताकि उनसे कोई चीज़ मिस ना हो। तो एक्टिविटी 1 क्या कहती है? फॉर A 2 4 6 8 एंड 10 फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंबल बिलोंग टू एंड डज नॉट बिलोंग टू। नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि ये मैथमेटिक्स में ये चीज़ होती है, ई को अगर हम इस तरह लिखें तो ये बिलोंग टू को रिप्रेजेंट करती है, बिलोंग टू। और अगर मैं इसी ई को लिख के ऊपर से एक लाइन लगा दूं तो इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू, मतलब कोई चीज़ उससे बिलोंग नहीं करती, उसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। डज नॉट बिलोंग टू, और बिलोंग टू का मतलब कि उसका उससे ताल्लुक़ है। तो यही हम मैथमेटिक्स में चीज़ को देखेंगे। तो उन्होंने कुछ फिलिंग दी ब्लैंक्स दी गई हैं। अब यहाँ एक एलिमेंट होगा, इसको हम कहेंगे एलिमेंट। ये एलिमेंट होगा या मेंबर होगा, ठीक है। ये मेंबर इसका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। और ये सेट है। नाज़रीन, हम देखें कि सेट को उन्होंने कैपिटल A से डिनोट किया है और इनिशियल में भी उन्होंने ब्रैकेट लगा है और आखिर में भी उन्होंने ब्रैकेट लगा है, और दरमियान में हर एलिमेंट के बाद उन्होंने कामा के साथ 2 एलिमेंट को सेपरेट किया हुआ है। इसका मतलब है कि ये सेट की बिल्कुल ऑफिशियल वे है। तो आपने जब भी सेट को डिस्क्राइब करना है टेबुलर फॉर्म में तो इस तरह करना है। तो अब वो पूछ रहे हैं कि क्या 4-A क्या 4A से बिलोंग करता है या नहीं करता। आप ख़ुद देखेंगे क्या 4A में मौजूद है। जी हाँ, 4A में मौजूद है। तो आप मैथमेटिक्स टर्म में किस तरह लिखेंगे कि 4 बिलोंग टू A, जस्ट 4 बिलोंग टू A। अब हम देखेंगे 1, क्या 1A में मौजूद है? बिल्कुल नहीं। तो इसको मैथमेटिक्स टर्म में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि 1 डज नॉट बिलोंग टू A, कि जो 1 है वो A से बिलोंग नहीं करता। इसी तरह हम तमाम क्वेश्चन करेंगे। 6 इस A में मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। तो हम बोलेंगे 6 बिलोंग टू A। और 9 मौजूद है? 9 A में बिल्कुल मौजूद नहीं है। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि 9 डज नॉट बिलोंग टू A। और 2 A में मौजूद है तो बिल्कुल हम लिखेंगे 2 बिलोंग टू A एंड 8 आल्सो बिलोंग टू A। तो नाज़रीन, ये पूरी एक एक्टिविटी है आपकी बुक में दी गई है, तो ये आप ख़ुद भी हाथ से एक मरतबा ज़रूर कीजिएगा। और एक्टिविटी नंबर 2, राइट द गिवन सेट इन द टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, नाज़रीन, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि जो फॉर्म ऑफ सेट होती हैं, फॉर्म ऑफ सेट, जो सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं वो 3 होते हैं। वो सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं। एक सेट होता है डिस्क्रिप्टिव, दूसरा होता है टेबुलर और तीसरा होता है सेट बिल्डर नोटेशन। सेट
तो यहाँ पे हम दो चीज़ें फ़िलहाल पढ़ रहे हैं। एक ज़्यादातर जो यूज़ है सेट 6 चैप्टर 1 में 6 क्लास में वो टेबुलर का है। डिस्क्रिप्टिव का भी कहीं कहीं इस्तेमाल हुआ है, लेकिन सेट बिल्डर नोटेशन में ज़्यादातर हम वहाँ पे ना न्यूमेरिक वैल्यू लिखते हैं, और उसके बाद मैथमेटिक्स की कुछ टर्म्स हैं, हम उन टर्म के साथ ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जैसे ही आगे कहीं टॉपिक आएगा तो इंशाल्लाह या हायर क्लासेस में तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। लेकिन सेट बिल्डर नोटेशन क्या होता है, जैसे ए लिखा हुआ है इसको हम टेबुलर फॉर्म कैसी होती है, जैसे हमने ए लिखा हुआ है इसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं कि हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। इनिशियल पे भी हमने ब्रैकेट लगाना है और फाइनल पे भी ब्रैकेट लगाना है, और हर एलिमेंट के बाद हमने एक कॉमा लगाना है। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये टेबुलर फॉर्म हुई सेट की। तो उन्होंने हमें कहा हुआ है कि सेट के जो सेट ऑफ फर्स्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आपने जस्ट क्या करना है कि लेट करना है ए हमारे पास सेट है, तो इसके फर्स्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट कौन से होंगे, ए बी सी डी ई। तो ये हमारे पास पाँच एलिमेंट हो गए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो हमने ये सेट ऑफ फर्स्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये हमें स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट को भी हम डिस्क्रिप्टिव सेट कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है ना, तो ये इसको डिस्क्रिप्टिव सेट भी बोल सकते हैं। मतलब डिस्क्रिप्टिव सेट टू हमने टेबुलर फॉर्म कन्वर्ट करना सीखी। उन्होंने हमें डिस्क्राइब करके कोई चीज़ कही और हमने वही चीज़ एक टेबुलर फॉर्म में लिखी, और इसी को हम आगे चल के सेट बिल्डर नोटेशन में भी ज़ाहिर करना सीखेंगे। तो कोई भी स्टेटमेंट है तो हम अगर डेली लाइफ की अगर मिसाल ले लें तो वो सेट का हिस्सा होती है। कुछ लोग कहते हैं कि मैथमेटिक्स की डेली लाइफ में कोई एग्जांपल ही नहीं मिलती। भाईजान बहुत सी एग्जांपल मिलती है मैथमेटिक्स की। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि आई हैव 10 रुपीज़, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 10 रुपीज़ है, तो ये सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हुई। मतलब मेरे पास एक 10 का नोट है, तो मैं इसको अब सेट में किस तरह रिप्रेजेंट करूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ए, मैं इसको सेट ए ले लेता हूँ, आप कुछ भी देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 10 लिखूँगा। तो मेरे पास एक एलिमेंट हुआ सेट में, और ये कौन सा जिसमें एक एलिमेंट है, हम उस सेट को क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट हुआ। तो ये डेली लाइफ की कुछ बहुत सी एग्जांपल मैथ में मिलती हैं। इंशाल्लाह ताला आगे जाते जाते आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी कि मैथमेटिक्स की वाकई ही डेली लाइफ में एग्जांपल मिल सकती हैं। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12। तो फैक्टर हम किस तरह निकालते हैं, तो अगर जिनको निकालना आता है वेल एंड गुड, नहीं तो मैं इंशाल्लाह आगे ज़रूर इस चीज़ को क्लियर करूँगा। तो ये 12 लिखा, अब हम इसके फैक्टर निकालने लगे हैं। तो देखें 12 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, 3 पे भी डिवाइड हो रहा है, और 4 पे भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन हम छोटे नंबर से बड़े की तरफ जाएंगे, तो हम पहले इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 6 आएगा। और अब 6 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, 3 पे भी डिवाइड हो रहा है, तो हम छोटे नंबर से पहले डिवाइड कराएंगे, तो ये 3 2 3 6। और अब जो 3 है वो सिर्फ 3 पे ही डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो 1 आ गया तो ख़त्म। तो अब ये उन्होंने कहा हुआ है कि सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12। अब यहाँ पे हमारे पास जवाब क्या आया, 2 2 3। तो क्या ये मैं तीनों लिखूँगा सेट कहलाएगा? जी नहीं। अगर मैं ये तीनों लिख दूँ तो क्या ये सेट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेट वेल डिफाइन होता है, ये वेल डिफाइंड तो हो गया, और डिस्टिंक्ट होता है, यूनिक होता है। तो अब इसमें 2 एलिमेंट एक जैसे आ गए, तो हम अगर सेट लिखेंगे तो ये दोनों एलिमेंट ऊपर नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक एलिमेंट ऊपर लिखेंगे। तो हमारे पास जो जवाब आएगा इसका वो 2 और 3 आएगा। क्यों? हमने नंबर को रिपीट नहीं करना, वरना सेट डिस्टिंक्ट वाली प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करेगा। इस तरह सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज ऑफ अ वीक विच स्टार्ट फ्रॉम एफ। अब हमारे पास वीक में 7 दिन होते हैं, और हमें पता है कि सिर्फ फ्राइडे ही है जो कि
जो फ्राइडे ही है जो एक ही दिन है जो एफ़ से शुरू होता है, बाकी कोई भी दिन हमारा वीकेंड में पूरे वीक में एफ़ से शुरू नहीं होता, तो हमने इसको ए सेट कह दिया कि फ्राइडे, ये इसका जवाब है। उसके बाद फिर सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। आप यहाँ नेचुरल नंबर सिस्टम पे आगे पढ़ेंगे तो डिटेल में, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से स्टार्ट हो के अप टू इन्फिनिटी जाता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो मैं इसको सेट करता हूँ कि लेट मेरे पास एक सेट है जिसके फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर मैं कैसे लिखूँगा, 1 2 3 4 5। क्या मैं इसमें 6 7 8 9 10 लिख सकता था? बिल्कुल नहीं। क्यों? उन्होंने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कहा है, तो हमने 1 से लाजमी लिखना है। आई होप दोस्तों कि आपको ये एक्टिविटी समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज नंबर 1 है हमारे पास है चैप्टर नंबर 1 की, जिसमें हमें ये चीज़ें बतानी है कि क्या ये जो दिए गए सेट हैं क्या ये सेट हैं भी या नहीं। अगर हमारे पास सेट वो स्टेटमेंट सेट होगी तो हम उसको टिक करेंगे। जी नाज़रीन, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमें स्टेटमेंट दी गई है वो डिस्क्रिप्टिव सेट की जो स्टेटमेंट हमें दी गई है क्या वो असल में सेट है भी या नहीं, ठीक है। और हमने पीछे पढ़ा था जो सेट होता है वो उसकी 2 चीज़ें याद रखें, वो वेल डिफाइन होगा, उसमें किसी चीज़ की किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्लियर हो, उसमें कोई भी कन्फ्यूजन वाली स्टेटमेंट ना हो, दूसरी उसमें रिपीटेशन ना हो। तो ये जब ये दो जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिस भी स्टेटमेंट में फुलफ़िल होंगी तो हम उसको सेट कहेंगे और वहाँ पे ऐसा एक निशान लगा देंगे। अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन होगी तो हम उस पर क्रॉस लगा देंगे कि ये सेट नहीं है। तो आइए फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं। कलेक्शन ऑफ द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जी, अब वो पूछ रहा है कि कलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट है हमारे सबसे पहले प्रेसिडेंट, हाँ अगर पहले गवर्नर जनरल का ओहदा हुआ करता था, लेकिन उसके बाद फिर 4th गवर्नर जनरल के बाद फिर इसको प्रेसिडेंट के साथ रिप्लेस कर दिया गया था। तो ये एक काउंटेबल सिचुएशन है। वो सिकंदर मिर्ज़ा से लेके सिकंदर मिर्ज़ा, ये हमारे फर्स्ट मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट कहलाएगा हमारा फर्स्ट मेंबर, और इस तरह जाते जाते जो इस टाइम करंटली हमारे पास डॉक्टर आरिफ अलवी है, डॉक्टर आरिफ अलवी। तो ये एक काउंटेबल सिचुएशन है, इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं है और कोई भी प्रेसिडेंट जो है मतलब रिपीट नहीं हुआ इसमें, तो हम इसको सेट कह सकते हैं। अगर रिपीट हो भी जाए तो हम उसको एक मरतबा ही लिखेंगे। एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कहीं भी रिपीट हो रहा है किसी भी कंट्री में, तो अगर 2 मरतबा वो बना है तो हम उसको 1 मरतबा कंसीडर करेंगे, 2 मरतबा कंसीडर नहीं करेंगे। कलेक्शन ऑफ नेम ऑफ कैप्टन ऑफ हॉकी टीम ऑफ पाकिस्तान। अब जिस तरह हॉकी टीम है पाकिस्तान की, एच से मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ और ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान था तो मैं इसको पी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो हॉकी क्रिकेट जो कैप्टन है वो मेरे ख्याल में जो पहला था वो हफीज़ करदार था, ठीक है। हफीज़ करदार से लेके जो करंटली हो, आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, तो ये एक काउंटेबल सिचुएशन है और इसमें कोई किस्म की कन्फ्यूजन नहीं है, तो हम इसको भी सेट कह सकते हैं कि ये भी सेट होगा। कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेस। कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेस का ये मतलब एक क्लियर कट स्टेटमेंट नहीं है। हम किस तरह रिप्रेजेंट करें कि कितनी डिलीशियस डिशेज़ है, हर कास्ट की, हर कल्चर की, हाँ हर एरिया की, हर कंट्री की अपनी अपनी एक डिलीशियस डिशेज़ होती हैं। जो चीज़ें हमें डिलीशियस लग रही होती हैं वो किन और दूसरों को डिलीशियस नहीं लग रही होती, या जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाएं तो वहाँ की जो डिलीशियस डिशेज़ हैं उनको डिलीशियस लग रही होती हैं लेकिन हमें फीकी फीकी सी लग रही होती हैं या अजीब किस्म की। तो ये स्टेटमेंट क्लियर नहीं है, इसमें वेल डिफाइन वाला फैक्टर फुलफ़िल नहीं हो रहा, तो हम इसको सेट नहीं कहेंगे। दूसरा हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास। अब इंटेलिजेंट एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक अनमेजरेबल क्वांटिटी है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। अलबत्ता स्टूडेंट इंटेलिजेंट हम मार्क्स की बेस पे कर सकते हैं, ग्रेड्स की बेस पे कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह इन चीज़ों पे हम रिज़ल्ट की बेस पे कर सकते हैं कि इसका इतना रिज़ल्ट है, तो इस बेस पे ग्रेड्स की बेस पे कर सकते हैं। तो फलां पर्सन जो है वो ए ग्रेड में इतने हैं तो हम उसको कर सकते हैं, लेकिन टोटल इंटेलिजेंस बताना कि कितने इंटेलिजेंट हैं ये अनकाउंटेबल है चीज़ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो हम इसको मेजर नहीं कर सकते, तो ये
वेल डिफाइन वाला जो फैक्टर है वो इस पर फुलफिल नहीं होता। उसके बाद दूसरा फैक्टर आता है कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर। भाई ग्रेटर नंबर किसका? ग्रेटर नंबर होल नंबर का, होल्स नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर, इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब बहुत से नंबर सिस्टम हैं, आगे चल के इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर ये एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट ना हुई, वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं है, तो हम इसको सेट नहीं कहेंगे। उसके बाद कलेक्शन ऑफ इंग्लिश टीचर इन योर स्कूल। हमारे स्कूल में पता है कि एक लिमिटेड टीचर होते हैं और हर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज तो बहुत ही कम होते हैं, सब्जेक्ट वाइज तो और भी मिनिमाइज होते हैं, कम होते हैं, बिल्कुल 2-3 डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कितने हैं, लेकिन काउंटेबल सिचुएशन होती है। ठीक है, काउंटेबल सिचुएशन होती है, तो वहाँ पे अगर इंग्लिश टीचर है, एक ही टीचर होगा इंग्लिश का, तो वो एक सेक्शन के लिए होगा, प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए, हायर सेकेंडरी के लिए, तो वो हम उनके नाम लिख के इसको सेट कह सकते हैं। तो ये हमारा सेट कंसीडर किया जा सकता है। नाज़रीन, उसके बाद है ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट होने के बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहाँ पे जैसे हमने एक एक्टिविटी की थी पीछे, उससे रिलेटेड है ये भी क्वेश्चन। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग करेगा तो हम उसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वो बिलोंग नहीं करेगा तो हम डज नॉट बिलोंग टू का साइन लगा देंगे। तो अब यहाँ देखें 5 ए से बिलोंग कर रहा है तो हम लिखेंगे 5 बिलोंग टू ए। 9 ए से बिलोंग कर रहा है, 9 ए से बिलोंग नहीं कर रहा तो हम डज नॉट बिलोंग टू। और एम डैश बिलोंग ए, क्या ए में एम मौजूद है? बिल्कुल नहीं, तो हम डज नॉट बिलोंग टू। तो इसी तरह ये तमाम क्वेश्चन, अगर वो एलिमेंट उसमें मौजूद हो तो हम बिलोंग टू, अगर मौजूद ना हो तो डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, उसके बाद आता है राइट इन द टेबुलर फॉर्म। अब यहाँ पे इन्होंने हमें डिस्क्रिप्टिव सेट दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दी हुई है, और मैंने कहा था कि स्टेटमेंट को हम डिस्क्रिप्टिव सेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि सेट ऑफ द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, मतलब जो भी अपने सूबे का कैपिटल है ना, मतलब पाकिस्तान पूरी कंट्री का तो एक ही है इस्लामाबाद, लेकिन हर सूबे का अलग कैपिटल का कंसीडर किया जाता है। जैसे सिंध की अगर बात करें तो मैं कैपिटल को अगर मैं सी से रिप्रेजेंट करूं सेट को, और यहाँ पे अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध का कैपिटल कराची। ठीक है, और पंजाब का अगर हम करें, पंजाब को लाहौर। इस तरह अगर मैं बलूचिस्तान की बात करूं तो वहाँ पे क्वेटा, और अब फिर मैं बात करूं अगर पेशावर KPK की तो वहाँ पे पेशावर। गिलगित बल्दिस्तान की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे गिलगित। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि जितने भी प्रोविंसेस हैं उनका कैपिटल, उन्होंने कैपिटल पूछा हुआ है, तो एक काउंटेबल सिचुएशन है, एक वेल डिफाइंड सिचुएशन है, इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं, तो हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन की बात अगर मैं करूं, अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि सर आपने कहा था कि यहाँ पे कोई चीज़ रिपीट नहीं होगी, अब यहाँ पे ए है, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए। तो मैंने ये कहा था कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। ठीक है, मेंबर। ठीक है, और एलिमेंट और मेंबर की पहचान, दो एलिमेंट हम किस तरह कंसीडर करेंगे कि जब मिसाल के तौर पे मतलब एक कैपिटल है, एक ए मेरे पास एलिमेंट है और दूसरा बी है, तो इनके दरमियान जो कामा है वो रिप्रेजेंट करेगा कि ये दो एलिमेंट है, मतलब एक एलिमेंट ये, दूसरा एलिमेंट हुआ ये। तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा एक एलिमेंट है वो कराची है और दूसरा लाहौर है, तो इन दोनों में सिमिलरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। अब पूरा के पूरा ये कराची जो है एक एलिमेंट हुआ, लाहौर जो एक एलिमेंट हुआ। अब कहने का मकसद कि लाहौर को 2 मरतबा नहीं लिखना, ना कि कराची को 2 मरतबा लिखना है। ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? रिपीटेशन का ये मतलब नहीं कि अगर हम पूरे सेट में इस्लामाबाद में लिख रहा हूँ एक एलिमेंट है, तो ये आप इस पे कंफ्यूज नहीं होगा कि इसमें हमने 1, 2, 3 मरतबा क्यों यूज़ किया है, इसलिए तो रिपीटेशन हो गई। जी नहीं, हम पूरा इसको एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं। तो इससे क्या चीज़ ज़ाहिर हुई कि जो एलिमेंट है वो एक या एक से ज़्यादा
भी नंबर पे मुश्तमिल हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको 1 लिखूं तो एक एलिमेंट हो गया। अगर मैं इसको 1 2 3 जब तक मैं कामा नहीं लगाऊंगा वो मेरा एक ही एलिमेंट कंसीडर होगा। तो अगर एक एलिमेंट कराची है तो इसका मतलब ये है कि दूसरा आप कराची नहीं लिख सकते, ठीक है, वो रिपीटेशन कहलाएगी। ऐसे पूरे एक नाउन के अंदर, पूरे एक नाम के अंदर अगर रिपीटेशन आ जाती है तो उसको रिपीटेशन कंसीडर नहीं करेंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 50 to 70। अब नेचुरल नंबर आपको पता है कि 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक। अब उन्होंने कहा है फ्रॉम 50 to 70। अब उन्होंने कहा है फ्रॉम, तो नेचुरल नंबर में n से रिप्रेजेंट करूं सेट को, तो फ्रॉम 50 to 70। तो फिर फ्रॉम का मतलब है कि ये नंबर भी इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा। अगर वो कह देता बिटवीन कहेगा तो ये नंबर भी एक्सट्रैक्ट हो जाता, ये भी एक्सट्रैक्ट हो जाता, हम 51 से लेके 69 तक सेट लिखते। लेकिन उन्होंने कहा है फ्रॉम, तो फ्रॉम में 50 भी इंक्लूड होगा, इनिशियल भी इंक्लूड होगा और फाइनल भी इंक्लूड होगा। तो 51 52 इस तरह जाते जाते हम 70 तक ये सेट पूरा मुकम्मल कर लेंगे। तो ये इसको अब ये इन्होंने मतलब हमें डिस्क्रिप्टिव सेट दिए हुए, इसको हमें टेबुलर फॉर्म में लिखने हैं। उसके बाद है सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। नेचुरल नंबर के फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हमें लिखने हैं, ठीक है, जो कि डिविजिबल 2 हों। अब पता है आपको कि अगर कितने भी नंबर हैं, एक इवन आता है, दूसरा ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड। तो अगर हम 20 तक बात करें, 20 नंबर तक बात करें 1 to 20, तो इसमें 10 इवन होंगे और 10 ऑड होंगे नंबर, ठीक है। और इवन पे डिवाइड होता है, ठीक है। तो इवन पे जब डिवाइड होगा तो मल्टीपल ऑफ, अगर मैं मल्टीपल को m से, मैं किसी सेट से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने सेट m कह दिया। तो डिविजिबल बाय 2 कौन कौन से होंगे, 2 पे भी डिवाइड होता है, 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। उसके बाद आता है सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड पाकिस्तान। अब यहाँ पे वो चीज़ रिपीटिशन वाली कवर हो जाएगी आपकी। सेट ऑफ लेटर्स, अब यहाँ उसने लेटर्स की बात की कि लेटर्स लिखें, वो लेटर्स लिखें जो पाकिस्तान में यूज़ हुए हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, PAKI, ठीक है, ISTA और N। अब यहाँ पे उसने लेटर्स की बात की है, इंडिविजुअल लेटर्स की बात की है। तो यहाँ पे अब इसको एक एलिमेंट कहेंगे। अब हमारे पास जो ए है यहाँ पे 2 मरतबा यूज़ हो रहा है, यहाँ भी। तो हम जब इसको लेटर लिखेंगे तो यहाँ पे ए जो एक मरतबा आएगा, 2 मरतबा नहीं, PAKIST। अब यहाँ पे ए नहीं आएगा बल्कि एन आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें ए लिखेंगे तो वो हमारा सेट नहीं कहलाएगा, रिपीटिशन हो जाएगी, रिपीटिंग हो जाएगी तो वो सेट नहीं कहलाएगा। हमें तो सेट लिखना है, तो जो रिपीट हो रहा है उसको हमने निकाल देना है। सेट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर इन योर स्कूल। अब जितने भी आपके पास स्कूल में टीचर्स हैं उनके आप नाम लिखें और वो आपका सेट कहलाएगा। तो ये भी सेट हो सकता है। सेट ऑफ नेम ऑफ कलर्स ऑफ नेशनल फ्लैग। अब हमारे पास अगर नेशनल फ्लैग की बात करें तो उसमें कितने किस्म के कलर होते हैं, 2 किस्म के कलर होते हैं, एक ग्रीन होता है, दूसरा वाइट होता है। तो ये हमारे पास कितने एलिमेंट हुए, एक ए एलिमेंट, दूसरा ये एलिमेंट। ये ई यहाँ पे भी है और यहाँ पे, इसको कंसीडर मत करिएगा कि ये रिपीट हो रहा है, बल्कि ये पूरा एक एलिमेंट है। तो पूरा ग्रीन के ग्रीन रिपीट नहीं होगा और पूरा के पूरा वाइट रिपीट नहीं होगा। सॉरी, ठीक है। तो हमारे पास ग्रीन और वाइट जो है 2 एलिमेंट हुए जो कि हमारे नेशनल फ्लैग में होते हैं। नाज़रीन, आई होप कि आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। और क्वेश्चन 4 जो है मैं वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 2 से, और एक एक्टिविटी हमने पीछे की थी उसी से। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करेंगे, जिसमें आपको एक P और Q गिवन है और उसमें फिर उन्होंने एक फिलिंग दी ब्लैंक्स दी हुई है। आपने बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू को शो करना है। इस तरह करके आपने इसको सॉल्व करना है अपने हाथ से, क्योंकि जब तक आप अपने हाथ से क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक मैथ आपको उस लेवल तक समझ नहीं आएगी जिस लेवल तक आपको समझ आनी चाहिए।
ठीक है। बाज़ाहिर चीज़ें देख के आपको आसान लग रही होती हैं, लेकिन जब आप ख़ुद से बैठ के करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अप्रोच में बहुत बड़ा फ़र्क आएगा और आपको भी मज़ा आएगा ये मैथ करने में। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी मेहनत आपके लिए फ्रूटफुल हो रही है कि नहीं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बकाया इसकी एक्सरसाइज नंबर 2 और फाइनल एक एक्सरसाइज ओवरव्यू है वो करेंगे। तो इससे हमारा 6 क्लास का चैप्टर 1 एक हैप्पी एंडिंग की तरफ मूव करेगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।